Hello everyone, welcome to the YouTube channel Botany for All. In our today's video, we are going to continue the series of the cell signaling. This is the fourth part of cell signaling. In the previous parts, we have discussed about the introduction of cell signaling. Then we have discussed about several pathways which are involved in the cell signaling. The types of the pathway depend upon the distance between the signal as well as the target cell. And in the third part, we have talked about the receptors. तो इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया था कि एक सिग्नल सेल होती है, दूसरी टारगेट सेल है. सिग्नल सेल टारगेट सेल को लिगेंड या सिग्नल मॉलिक्यूल भेजती है. टारगेट सेल उस सिग्नल मॉलिक्यूल को रिसेप्टर्स के थ्रू रिसीव करती है. रिसेप्टर जो है वो सेल सरफेस पर भी हो सकता था, मोस्ट कॉमनली सेल सरफेस पर, यानी बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही उसका रिसीविंग हो, क्योंकि जो सिग्नल मॉलिक्यूल होते थे वो हाइड्रोफिलिक होते थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते थे, तो रिसेप्टर्स को सेल सरफेस पर ही प्रेजेंट होना पड़ता था. कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल जो लिपोफिलिक होते थे वो क्रॉस कर जाते थे, उनके रिसेप्टर अंदर साइटोसोल में या न्यूक्लियस पे होते थे, जिन्हें हम इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहते थे. तो सेल सरफेस रिसेप्टर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर है, उसके भी मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में तीन जो है सब टाइप्स या टाइप्स मैंने आपको बताए थे. एक थे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, एक हमने पढ़े थे आयन लिंक्ड रिसेप्टर. केवल इनके नाम हमने डिस्कस किए थे क्योंकि वन बाय वन हम इनको डिस्कस करने वाले हैं. और थर्ड थे जीपीसीआर, जो लार्जेस्ट क्लास थी वो थी जीपीसीआर, यानी कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स. जीपीसीआर का मतलब है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स. तो रिसेप्टर वीडियो को जब आप देखेंगे, अगर नहीं देखा तो आपको श्योरली उसे देखना चाहिए. तो ये तीन तरह के सेल सरफेस रिसेप्टर थे, जो कि लार्जेस्ट क्लास है खुद रिसेप्टर की, यानी इंट्रासेलुलर और सेल सरफेस में सेल सरफेस रिसेप्टर ज्यादा होते हैं. और सेल सरफेस रिसेप्टर में भी इवन जो जीपीसीआर वाले सेल सरफेस रिसेप्टर हैं, ये सबसे ज्यादा होते हैं. एंजाइम लिंक्ड की इंटरनल डोमेन किसी एंजाइम से लिंक है, ठीक है. आयन लिंक्ड रिसेप्टर्स की किसी आयन चैनल से लिंक होती है. लेकिन जो जीपीसीआर प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं, या जो जीपीसीआर रिसेप्टर हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, उनकी इंटरनल डोमेन जी प्रोटीन से लिंक होती है. तो एक स्पेशल तरह का प्रोटीन है जिस पर अभी हम बात करेंगे, ही जी प्रोटीन. तो जी प्रोटीन से लिंक होने के कारण एक स्पेशल सेल सरफेस रिसेप्टर जो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन में ही एक प्रोटीन है, ऐसा नहीं है कि वो साइटोसोल में है, साइटोसोलिक साइड पर मेम्ब्रेन में ही एक प्रोटीन है, जी प्रोटीन. इस प्रोटीन से रिसेप्टर की इंटरनल डोमेन अटैच होती है, इसीलिए इन रिसेप्टर्स को स्पेसिफिकली हम जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स कहते हैं. तो है जीपीसीआर. जब हम जीपीसीआर की बात करेंगे तो जीपीसीआर तो एक रिसेप्टर है, और जब हम जी प्रोटीन कहेंगे तो ये इंडिविजुअली एक प्रोटीन है. तो यहां पर दो कंसेप्ट है. और उस प्रोटीन से लिंक्ड रिसेप्टर सेल सरफेस टाइप का लार्जेस्ट क्लास है, सेल सरफेस टाइप की जीपीसीआर. तो इस रिसेप्टर के थ्रू काफी सारे लिगेंड्स को एक्सेप्ट करेगा. उनके बाद ये जो जी प्रोटीन है, ये इफेक्टर प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा अंदर. अब सेल के अंदर जब काम होगा, देखो रिसेप्टर है बाहर, रिसेप्टर जी प्रोटीन से लिंक है. जैसे ही लिगेंड आया, लिगेंड आने पर रिसेप्टर एक्टिव हुआ. एक्टिव होने पर जी प्रोटीन जो है वो इफेक्टर प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा, और इफेक्टर प्रोटीन बहुत सारे सेकेंडरी मैसेंजर्स को एक्टिवेट करके, अलग अलग तरह के सेकेंडरी मैसेंजर क्या होता है ये भी मैं बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, और फिर अलग अलग पाथवेज को जो है वो जो है ट्रिगर करेगा. तो ये अलग अलग पाथवे जो है ये हम सेपरेटली पढ़ेंगे डिटेल में, बट राइट नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट ऑफ जीपीसीआर. सो बेसिकली इट इज अ सेल सरफेस रिसेप्टर which is linked to the G protein. So GPCR is a receptor, R stands for the receptor, and G stands for the G protein. So G protein is a different thing. The linked receptor to the G protein is the GPCR. So let's just start with the topic. So basically what the GPCR are the G protein coupled receptors. They are the largest class of cell surface receptors. सेल के सरफेस पर पाए जाने वाले रिसेप्टर्स की लार्जेस्ट क्लास है. इसके अलावा आयन लिंक्ड रिसेप्टर भी हैं या एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स भी हैं, जिनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, और उनके एसोसिएटेड पाथवेज को भी हम पढ़ेंगे. ये जो है जी प्रोटीन की भी हम सेपरेटली बात करेंगे. तो जी प्रोटीन में जी का मतलब होता है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन. तो जी प्रोटीन जो है वो खुद ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन है, और उस प्रोटीन से जो रिसेप्टर बाइंड करता है वो जीपीसीआर है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. ये जो जी प्रोटीन होता है ये बेसिकली ट्राइमेरिक प्रोटीन है, इस पर अभी हम बात करेंगे, लेकिन हम जीपीसीआर की बात करते हैं पहले. तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स जो होते हैं
ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स. इट मींस दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लांट्स, they are present in the not bacteria because that is prokaryotic. They are present in the plants, even in the small organisms like yeast, the protist, as well as in the animals abundantly. तो सभी यूकैरियोटिक सेल में जो है ये प्रेजेंट होते हैं. ये किस किस के रिसेप्टर हैं? दे आर रिसेप्टर्स फॉर, अब देखिए क्योंकि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल के लिए होंगे, क्योंकि सेल सरफेस रिसेप्टर एक जनरल सी बात है. सेल सरफेस रिसेप्टर जो है वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल के लिए होता है या कुछ लिपोफिलिक के लिए, a few exception. अदरवाइज लिपोफिलिक तो अंदर चला जाएगा ना, हाइड्रोफिलिक अंदर नहीं जा पा रहा, तो हाइड्रोफिलिक लिगेंड्स के लिए है ये. यानी स्टीरॉयड हार्मोन जो लिपोफिलिक थे या किसी और तरह के मॉलिक्यूल जैसे कॉर्टिसोल जो लिपोफिलिक थे, वो इसके लिगेंड नहीं होंगे. तो इसके लिगेंड मेनली क्या होते हैं? इसके लिगेंड होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, कुछ हॉर्मोन्स जो लिपोफिलिक नहीं है, कुछ नॉन लिविंग फैक्टर्स के लिए भी, जैसे कि स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए, टच के लिए, लाइट के लिए, इन सब का भी ये रिसेप्टर होते हैं. तो जीपीसीआर जो है वो मेनली न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए या हार्मोन्स के लिए या स्मेल, लाइट या टेस्ट, इन सब के लिए क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं. ये मैंने सिग्नल मॉलिक्यूल्स लिखे हैं जिनका ये रिसेप्टर हो सकता है. लिगेंड वैरी करता है, देखो लिगेंड तो वैरी करेगा ना, न्यूरोट्रांसमीटर भी अलग अलग तरह के, हार्मोन्स भी अलग तरह के हैं, एक स्मेल, टेस्ट, लाइट, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट. तो लिगेंड तो वैरी करेगा लेकिन जो रिसेप्टर है वो सेम रहेगा, बट रिसेप्टर स्ट्रक्चर इज सेम. ऐसा नहीं है कि स्मेल के लिए अलग जीपीसीआर है, टेस्ट के लिए अलग जीपीसीआर है, न्यूरोट्रांसमीटर के लिए अलग जीपीसीआर है, ऐसा नहीं है. रिसेप्टर की जो स्ट्रक्चर है वो कंजर्व्ड है, वो सेम है. ये एक सिंगल पेप्टाइड है, रिसेप्टर एज अ प्रोटीन. अब देखो जीपीसीआर की बात कर रहा हूं मैं केवल, ना कि जी प्रोटीन की अभी तक. तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो कि सेल के सरफेस में प्रेजेंट है, और आप जानते हैं सेल सरफेस प्रोटीन का, हमने प्रीवियस पार्ट में भी डिस्कस किया हुआ है. उसके 3 डोमेन होते हैं, एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, एक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, ये तो एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया बाहर की तरफ, एक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन जो मेम्ब्रेन के अंदर है, और थर्ड जो है इंट्रासेलुलर डोमेन. तो यहाँ इंट्रासेलुलर डोमेन ची प्रोटीन से लिंक होता है. सो बेसिकली पूरा रिसेप्टर एज अ प्रोटीन सिंगल पेप्टाइड से बना है, सिंगल पेप्टाइड. हालांकि वो जो सिंगल पेप्टाइड है वो 7 टाइम्स पास यानी मल्टी पास है, 7 टाइम पास करता है. बेसिक्स ऑफ सेल बायोलॉजी में आप पढ़ सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी मैंने पढ़ाया हुआ है, वहां भी आप जाकर देख सकते हैं कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो सिंगल पास हो सकते हैं, एन टर्मिनल साइटोसोलिक या सी टर्मिनल साइटोसोलिक, दोनों केस हो सकते हैं. वो मल्टी पास होंगे तो 2 पास हो सकते हैं, 3 पास, 4 पास, 5, 6, 7, तो ऐसे करके मल्टी पास प्रोटीन. अगर मल्टी पास प्रोटीन भी इवन नंबर है तो एन और सी टर्मिनल दोनों एक ही साइड होंगे, चाहे वो साइटोसोल साइड हो चाहे वो नॉन साइटोसोल साइड हो. मान लीजिए 4 बार पास करता है, 1 2 3 4, तो देख लीजिए एन और सी एक ही साइड है. ये ऐसे भी हो सकता था 1 2 3 4, तो इवन में दोनों एक साइड आते हैं, जबकि ऑड नंबर ऑफ पासेस में एन और सी टर्मिनल अपोजिट साइड आते हैं. तो क्योंकि ये 7 टाइम पास करता है तो इसमें एन और सी टर्मिनल अपोजिट साइड ही आएंगे. ये मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसका सी टर्मिनल साइटोसोलिक होता है और एन टर्मिनल नॉन साइटोसोलिक. तो ये पहला पास, ये दूसरा पास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ. तो ये सी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है, बीच में ये आपके अमाइनो एसिड्स हैं, ये लूप्स हैं. हालांकि यहाँ भी अमाइनो एसिड है लूप्स में भी, कुछ लूप जो है एक्स्ट्रा साइटोसोलिक है बाहर की तरफ, और कुछ लूप्स ये इंट्रा साइटोसोलिक है, साइटोसोल साइड है. तो ऐसे करके 7 पास है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. 7 पासेस होने के कारण इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहते हैं, सर्पेंटाइन रिसेप्टर. तो सर्पेंटाइन रिसेप्टर के नाम से जीपीसीआर को जाना जाता है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, विच इज अ टाइप ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर, और वो भी सेल सरफेस रिसेप्टर में भी लार्जेस्ट क्लास. 7 टाइम पास करते हैं, सी टर्मिनल इनका साइटोसोलिक है और एन टर्मिनल जो वो नॉन साइटोसोलिक है. मैंने प्रोटीन सॉर्टिंग टॉपिक पढ़ा हुआ है, वहां पर मैंने टोपोलॉजी भी पढ़ाई हुई है. तो सारी चीजें देखिए लिंक की होती हैं. प्रोटीन सॉर्टिंग में, टोपोलॉजी में भी मैंने ये एग्जांपल बताया था जीपीसीआर का, कि क्यों सी टर्मिनल या एन जो टर्मिनल है वो साइटोसोलिक या नॉन साइटोसोलिक बनते हैं. तो बहुत डिटेल में भी आप ये चीज जानना चाहते हो कि क्यों सी टर्मिनल अंदर है या एन, तो आप प्रोटीन सॉर्टिंग में ईआर टोपोलॉजी वीडियो जरूर देख सकते हो. क्योंकि ये जो प्रोटीन आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर है ना जीपीसीआर, ये कभी ना कभी ईआर से ही बनकर आया है. तो ये कभी ईआर का भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेजिडेंट था टेम्परेरी, लेकिन फिर परमानेंट कहां कर बस गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आकर रेजिडेंट हो गया, यहाँ पर इसने घर बना लिया. सिंस इट इज अ प्रोटीन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसका सी टर्मिनल साइटोसोलिक में है और एन टर्मिनल नॉन साइटोसोलिक. अलग अलग तरह के प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन हो सकते हैं, पर्टिकुलरली अभी हम जीपीसीआर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका सी टर्मिनल साइटोसोलिक है. तो ये तो थी बात जीपीसीआर की.
जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर की। दिस इज द रिसेप्टर। अब क्योंकि ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है तो रिसेप्टर के बारे में तो हमने बात कर ही ली। इसका जो मेन बेसिस है वो है जी प्रोटीन से लिंक होना, तो ये अंदर की तरफ जी प्रोटीन से लिंक है। इंडिविजुअली जी प्रोटीन क्या है, चलिए ये हम डिस्कस करते हैं, इतना कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द जी प्रोटीन, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जी प्रोटीन से लिंक होते हैं। तो ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो प्रेजेंट होता है साइटोसोल साइड, यानी ऐसा नहीं है कि बाहर है, साइटोसोलिक साइड में ये प्रेजेंट रहता है, एम्बेडेड रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये रिसीविंग पार्ट, ये इंटरनल पार्ट भी है किसका, जो जीपीसीआर रिसेप्टर्स हैं उनका। आई मीन की जो जी प्रोटीन है उससे इंटरनल डोमेन ऑफ रिसेप्टर का मतलब कि जो इंटरनल डोमेन ऑफ रिसेप्टर वो बाइंड करती है जी प्रोटीन से। तो इंडिविजुअली जी प्रोटीन जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइटोसोल साइड में ये प्रेजेंट होते हैं। जी का मतलब है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ग्वानिन एक न्यूक्लियोटाइड है, उससे बाइंड करने वाला प्रोटीन जी प्रोटीन कहलाता है। इंडिविजुअली अब जी प्रोटीन एक प्रोटीन है तो कैसा है, ये ट्राइमेरिक प्रोटीन है, यानी इसके 3 यूनिट होते हैं या 3 सब यूनिट होते हैं, होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो ये ट्रायमर है। ट्रायमर भी कैसा, क्योंकि तीनों अलग हैं तो इसे हम कहेंगे हेट्रो ट्रायमर। देखिए अगर तीनों डोमेन अल्फा अल्फा या अल्फा होते तो ये होमो ट्रायमर कहलाता, लेकिन तीनों सब यूनिट जो है या डोमेन जो है वो अलग अलग है, तीनों डोमेन अल्फा बीटा और गामा है, इसलिए हेट्रो ट्रायमर है। जीटीपी बाइंडिंग है प्रोटीन है ये, जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन। जीटीपी न्यूक्लियोटाइड से ये बाइंड करता है। अब मानो ये जी प्रोटीन है, मैं ये जी प्रोटीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, दिस इज जी प्रोटीन। अभी इसके तीनों डोमेन अलग से नहीं दिखाए, कलेक्टिवली मैं जी प्रोटीन दिखा रहा हूं। तो ये जीटीपी से बाइंड करके रखता है। जब ये जीटीपी से बाइंडेड रहता है तब तो ये कहलाता है एक्टिव। ऐसे काफी प्रोटीन हमने पढ़े हैं पीछे भी साइटोस्केलेटन में, प्रोटीन सॉर्टिंग में, जो प्रोटीन जीटीपी बाइंडेड है वो एक्टिव होते हैं मोस्टली। और जब ये जीडीपी से बाइंड होते हैं, जीडीपी से, तब ये इनएक्टिव होते हैं। तो ये जीटीपी स्विचेस हैं एक तरह से, जीडीपी बाइंडिंग प्रोटीन है, जीटीपी बाइंडिंग, और ये जीटीपी स्विचेस भी हैं। ये जीटीपी को हाइड्रोलाइज करके इनएक्टिव भी हो सकते हैं, जब जीटीपी हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो जीडीपी में चेंज हो जाएगा, इनएक्टिव होंगे। या ये ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर्स के थ्रू वापस जीडीपी को जीटीपी में भी चेंज कर सकते हैं। तो अब इस सब पर भी हम बात करेंगे राइट नाउ। दे आर हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन मेड फ्रॉम 3 डोमेन अल्फा बीटा गामा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन है, साइटोसोलिक साइड है, और ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड से ये बाइंड करते हैं, इसलिए इनको हम जी प्रोटीन कहते हैं। जीटीपीएस की तरह कैसे काम करेंगे, जीईएफ की तरह काम करेंगे, ये भी हम देखेंगे। तो पहले इसका तीनों डोमेन मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये रिसेप्टर है जीपीसीआर, ये रिसेप्टर के इंटरनल डोमेन है। तो रिसेप्टर की इंटरनल डोमेन होती है जी प्रोटीन से लिंक। अब इंडिविजुअली जी प्रोटीन देखिए कैसा दिखाई देता है, एक यूनिट होती है अल्फा, एक यूनिट होती है गामा, और बीटा जो होती है यहां होती है बीच में, अल्फा बीटा गामा। ध्यान से देखेंगे तो अल्फा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, गामा भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, लेकिन बीटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन बीटा को स्टेबिलिटी देता है गामा। अल्फा इंडिविजुअली प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरह से, इस पर सपोर्ट ले रहा है बीटा, और गामा पर भी सपोर्ट ले रहा है बीटा, और गामा फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लिंक है। तो ओवरऑल पूरा प्रोटीन तो जुड़ा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, लेकिन केवल और केवल जी प्रोटीन की बीटा जो डोमेन है वो नहीं जुड़ी हुई। ये भी एक कंसेप्ट है, इसको भी हम याद रखेंगे। बट क्योंकि बीटा अल्फा और गामा के साथ रेसिडी है तो जो है ये अटैच रहती है गामा के साथ, मेनली एक्टिवेट होने पर भी ये गामा के साथ जो है वो अटैच रहेगी। तो अल्फा एंड गामा आर एंकर्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स, whereas बीटा सबयूनिट इज कॉम्प्लेक्स्ड विद द गामा सबयूनिट। तो बीटा जो है गामा के साथ कॉम्प्लेक्स बना रही है, इसको हम बीटा गामा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो बीटा का जो शेल्टर है वो तो गामा के पास है। अब अल्फा सब यूनिट जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये रेगुलेटरी यूनिट है जी प्रोटीन की। जब भी जी प्रोटीन कहा जाए तो कंपोनेंट तो तीनों ही रहेंगे हमें हमारे दिमाग में, क्योंकि इंडिविजुअली ये स्ट्रक्चर हो गया एक तरह से, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है जी प्रोटीन का, और जब तक ये इनएक्टिव है तो जीडीपी बाउंड है। जीडीपी बीटा या गामा से बाइंड नहीं करता, रेगुलेटरी डोमेन जो है वो जी प्रोटीन की वो अल्फा है, यानी सबसे मेन यूनिट जो है वो अल्फा है। तो जब तक इनएक्टिव है, देखिए जी प्रोटीन, इनएक्टिव जी प्रोटीन, तो वो जीडीपी से बाइंडेड है, जब वो एक्टिव होगा तो वो जीटीपी से बाइंडेड होगा। तो ये इनएक्टिव जी प्रोटीन की स्ट्रक्चर है।
उसमें जीडीपी कंपोनेंट जो है, जीडीपी न्यूक्लियोटाइड, वो अल्फा से बाइंड है। कभी ये जब एक्टिव होगा तब भी जीटीपी अल्फा से ही बाइंडेड रहेगा, लेकिन वहां पर एक कंसेप्ट चेंज होगा कि ये डिसोसिएट हो जाएगा। तो देखिए जब नहीं है, यानी इनएक्टिव जी प्रोटीन कैसे काम करेगा उसको हम देखते हैं। ये कुछ बेसिक बातें थी जी प्रोटीन के बारे में। जी प्रोटीन है क्या? हेटेरोट्राइमर है, 3 सब यूनिट है, इस तरह से अटैच रहती हैं। अल्फा पर जीडीपी बाइंडेड है क्योंकि अभी रिसेप्टर पर कोई लिगेंड नहीं है, तो जी प्रोटीन इनएक्टिव है, और इनएक्टिव के केस में जीडीपी बाइंडेड है। यहां फिर से हम देखते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ रिसेप्टर है जीपीसीआर, अंदर हम देख रहे हैं कि ये जी प्रोटीन है, गामा, बीटा, अल्फा, गामा और बीटा। ठीक है, ये आपस में भी अटैच है अल्फा बीटा, लेकिन बीटा का जो कॉम्प्लेक्स है वो गामा के साथ है। केस 1 जब लीगेंड नहीं है, नो लीगेंड, लीगेंड नहीं होने पर जीपीसीआर इनएक्टिव है, रिसेप्टर इनएक्टिव है, ध्यान रहे। रिसेप्टर इनएक्टिव है तो जी प्रोटीन भी इनएक्टिव है, और जी प्रोटीन जब इनएक्टिव होता है तो आप जानते हैं कि वो जीडीपी से बाइंडेड रहेगा। ये जीडीपी है, ये रिसेप्टर जी प्रोटीन से लिंक है, लिंक दिखाना पड़ेगा ना मैं। ये तो रिसेप्टर और ये इतना जी प्रोटीन पूरा जिसमें तीनों यूनिट है। फिलहाल ये जीडीपी से बाइंडेड है। जैसे ही लीगेंड आता है तो लीगेंड आने पर, केस 2, लीगेंड आने पर जीपीसीआर रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा। जीपीसीआर रिसेप्टर एक्टिव है और जाहिर सी बात है वो जी प्रोटीन से लिंक है, तो जी प्रोटीन भी एक्टिव हो जाएंगे। जी प्रोटीन एक्टिव होने के लिए देखो यहां जीडीपी था, तो जैसे ही लीगेंड आया तो जीडीपी चला जाएगा और जीटीपी से रिप्लेस हो जाएगा, यानी यहां जीटीपी आ जाएगा। आपको याद होगा हमने काफी बार कंसेप्ट पढ़ा है पीछे भी, जीडीपी से जीटीपी को लाने वाले, एक्सचेंज कराने वाले फैक्टर्स को हम कहते हैं जीईएफ, ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर। ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर। बहुत सारे प्रोटीन जो जीटीपी एज होते हैं, जैसे कि रैब प्रोटीन भी था, ठीक है, हमने रैब प्रोटीन पढ़ा था कोप टू वेसिकल फॉर्मेशन में। तो ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर का एक अलग से प्रोटीन होता था, जैसे रैब गैफ था, तो ऐसे ही ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर एक प्रोटीन है जो एक्सचेंज कराता है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड जीडीपी को जीटीपी से, यानी वो एक्टिवेट करेगा किसको? जीपीसीआर को, यहां पर इस केस में। तो ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर यहां पर अलग से नहीं है, यहां पर अल्फा सब यूनिट जो है वो ही जीईएफ का काम कर रही है। देखिए मैंने पहले भी बताया था अल्फा सब यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहां अल्फा सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन, एक एक चीज ध्यान रखिए, ना कि जीपीसीआर की, जी प्रोटीन की अल्फा सब यूनिट खुद जीईएफ की तरह काम करेगी, लेकिन कब? जब लीगेंड आ जाएगा। तो लीगेंड आने पर जीपीसीआर एक्टिव होता है, जी प्रोटीन एक्टिव होता है, और अल्फा सब यूनिट, particularly not the beta and gamma, alpha subunit will act like a GEF and it will bind to the GTP। तो ये GDP को हटा देगी और खुद GTP से बाइंड कर लेगी। अब हम कहते हैं कि हमारा जी प्रोटीन एक्टिव हो गया, लेकिन एक्टिव होने पर तुरंत एक और काम होता है कि अल्फा सब यूनिट यहां से भी डिसोसिएट हो जाती है। तो एक्टिवेट होते कुछ ऐसा दिखेगा कि अल्फा यूनिट तो जीटीपी से बाइंडेड है, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स बन गया बीटा गामा कॉम्प्लेक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही लीगेंड आया, जीडीपी बाउंड था, ये हट गया। कैसे हटा? कि खुद अल्फा जीईएफ की तरह काम कर रहा है, ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर की तरह काम कर रहा है, और ऐसा करते ही उसने जीडीपी को हटाकर जीटीपी से बाइंड कर लिया, लेकिन जीटीपी से बाइंड करते ही उसकी एफिनिटी बीटा और गामा के लिए हट गई। तो 2 कॉम्प्लेक्स बन गए टोटल, 1 और 2। तो हमेशा याद रखिएगा, इनएक्टिवेटेड जी प्रोटीन तो कुछ ऐसा दिखेगा, इनएक्टिवेटेड अल्फा, जीडीपी, बीटा, गामा। ठीक है, ये तो है इनएक्टिव जी प्रोटीन। और एक्टिव जी प्रोटीन कैसा दिखेगा? अल्फा, जीटीपी एक कंपोनेंट, बीटा गामा दूसरा कंपोनेंट। तो बीटा और गामा अलग हो जाते हैं, अल्फा जीटीपी अलग हो जाते हैं, दोनों काम करेंगे, काम दोनों करेंगे। अब उनका काम क्या है? क्योंकि जी प्रोटीन एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट होती है क्लीव हो गया, तो ये अलग इफेक्टर प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा और ये अलग इफेक्टर प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा। इफेक्टर प्रोटीन्स सेकेंडरी मैसेंजर्स को एक्टिवेट करेंगे।
सेकेंडरी मैसेंजर्स। सेकेंडरी मैसेंजर जाकर अपना अपना काम कराएंगे। तो वो तो हम जब पर्टिकुलर पाथवे पढ़ेंगे ना, जीपीसीआर के कई पाथवे होते हैं जो हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में, तो उनमें आप और अच्छे से समझ पाओगे कि कौन से सेकेंडरी मैसेंजर किस पाथवे को ट्रिगर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंडरी मैसेंजर का एग्जाम्पल है साइक्लिक एएमपी न्यूक्लियोटाइड। साइक्लिक एएमपी न्यूक्लियोटाइड खुद एक सेकेंडरी मैसेंजर है और वो एक इफेक्टर प्रोटीन एडेनाइलेट साइक्लेज से एक्टिवेट होता है, एडेनाइलेट साइक्लेज। तो देखो ये तो यहां पर सारे नहीं बताए जा सकते, अलग अलग तरह के तो इफेक्टर प्रोटीन है, अलग अलग तरह के, और फिर उन इफेक्टर प्रोटीन्स के अलग अलग तरह के सेकेंडरी मैसेंजर हैं और अलग अलग तरह के सेकेंडरी मैसेंजर्स के अलग अलग पाथवे हैं। तो जब हम पाथवेज पढ़ेंगे, अगेन आई एम रिपीटिंग, यू विल बी फैमिलियर, ये सारी चीजें बार बार रिपीट होंगी, बट यहां अभी समझिए कि एक्टिव होने का मतलब क्या है। एक्टिव होने का मतलब है कि जैसे ही लिगेंड आया, जीपीसीआर एक्टिव है, जी प्रोटीन एक्टिव है, और जी प्रोटीन एक्टिव होते ही जो अल्फा सब यूनिट थी ना ट्राइमेरिक में से, उसने जिम्मेदारी ली, उसने खुद जीईएफ का काम किया, ग्वानिन एक्सचेंज न्यूक्लियोटाइड फैक्टर का या ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर का, और उसने जीडीपी को जीटीपी में चेंज कर दिया, जिससे वो एक्टिव हो गया जी प्रोटीन, और एक्टिव होते क्लीव भी हो गया। दो सब यूनिट बन गए, अल्फा जीटीपी और बीटा गामा। इसको इग्नोर नहीं करेंगे, ये भी काम करेगी और ये भी काम करेगी। ध्यान रहे ये फ्री नहीं होंगे, ये रहेंगे बाइंडेड ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर ये फ्री रहे, मतलब जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अल्फा जीटीपी साइटोसोल में घूमने लगा और बीटा गामा भी साइटोसोल में घूमने लगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बस यहां से एसोसिएशन टूट जाएगा, अल्फा जीटीपी से बाइंड हो जाएगा क्योंकि एक्टिव हो गया, और गामा और बीटा का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, फिर इफेक्टर प्रोटीन खुद यहां से एक्टिव होंगे। तो जी प्रोटीन तो हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही लिंक रहेगा। कहीं भी कोई कंफ्यूजन तो आप प्रीवियस करके देख सकते हैं। यही कंसेप्ट होता है एक्टिवेशन का। और अभी इनएक्टिवेशन पर भी बात करेंगे। एक्टिवेट ऐसे ही होता है कि खुद अल्फा सब यूनिट रेगुलेटरी यूनिट है जो जीईएफ का काम करती है और लीगेंड आने पर ही काम करती है। बिना लीगेंड तो इनएक्टिव ही रहेगा जी प्रोटीन, यानी जीडीपी बाइंडेड रहेगा और टेट्रामर फॉर्म में रहेगा ऐसे। हालांकि है ट्राइमेरिक, क्योंकि ये प्रोटीन यूनिट नहीं है जीडीपी, जीडीपी एक न्यूक्लियोटाइड है, तो प्रोटीन तो ट्राइमेरिक ही है, और प्रोटीन जब ट्राइमेरिक और इनएक्टिव है तो जीडीपी से बाउंडेड है। प्रोटीन ट्राइमेरिक ही है, देखो चाहे यूनिट अलग अलग हो गए हो, लेकिन एक्टिव होने पर जीटीपी से बाइंडेड है और डिसोसिएट हो चुका, दोनों यूनिट जो है वो काम करेंगे। देखिए लिगेंड के होने पर या ना होने पर, लिगेंड प्रेजेंट या लिगेंड एब्सेंट, नॉट प्रेजेंट, अल्फा सब यूनिट कैसे रेगुलेट करती है जी प्रोटीन को। जी प्रोटीन में और भी सब यूनिट है, बीटा है, गामा है, लेकिन अल्फा सब यूनिट जो है वो रेगुलेटरी डोमेन है, क्योंकि वही दो एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, वही जीटीपीएस एक्टिविटी भी परफॉर्म करेगी और वही जीईएफ एक्टिविटी भी परफॉर्म करेंगी, जो अभी हमने देखा। क्या था कि जो प्रोटीन था हमारा अल्फा, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम मान लेते हैं बाइंडेड है, ये गामा, ये बीटा, और राइट नाउ दे आर बाइंड टू द जीडीपी। जैसे लिगेंड आया, वहां मैं अपोजिट केस लिख देता हूं कि प्रेजेंट और एब्सेंट। अभी तक नहीं था लिगेंड, एब्सेंट था, यहाँ प्रेजेंट है। तो जैसे ही लिगेंड आया, अब हमें पता है ऊपर जीपीसीआर एक्टिव हुआ तो जी प्रोटीन भी एक्टिव होना पड़ेगा। जी प्रोटीन को एक्टिव करने का काम खुद अल्फा ने ही कर लिया कि अल्फा ने जीडीपी को चेंज कर दिया जीटीपी से। ये एक्टिविटी कहलाई ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर एक्टिविटी, खुद अल्फा ने ही करी, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अल्फा ने ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर की तरह काम करके जीटीपी से बाइंड करा दिया अल्फा को। ऐसा करने से वो डिसोसिएट हो जाता है बीटा से। बीटा बाइंडेड नहीं है तो गामा बाइंडेड है, गामा दिखाऊंगा मैं यहाँ पे, गामा, और इधर बीटा बाइंडेड है। तो ये दो अलग अलग यूनिट बन गए, लेकिन दोनों यूनिट एक्टिव हैं। और अब क्योंकि एक्टिव है तो ये फैक्टर प्रोटीन्स को, सेकेंडरी मैसेंजर को, व्हाटएवर भी वी आर गोइंग टू सी, आगे हम देखेंगे पाथवे में, तो ऐसे करके इसने एक्टिव कर दिया। ये तो एक एक्टिविटी थी जीईएफ एक्टिविटी, लेकिन खुद अल्फा सब यूनिट ही एक और एक्टिविटी परफॉर्म करती है जीईएफ एक्टिविटी के अलावा, वो होती है जीटीपीएज एक्टिविटी। अब आप जानते हैं, आपने सेल बायो के बहुत से कंसेप्ट पीछे अगर पढ़े होंगे, तो जीटीपीएज एक्टिविटी जो होती है उसका मतलब होता है जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस। वापस से जब भी हाइड्रोलाइज होता है कोई न्यूक्लियोटाइड जो ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में, तो वो वापस जीडीपी में डाइफॉस्फेट फॉर्म में चेंज हो जाता है और फॉस्फेट जो है वो रिमूव हो जाएगी। जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस कराने के लिए भी एंजाइम चाहिए, जीटीपी एंजाइम। तो अल्फा सब यूनिट खुद काम करती है जीटीपीएज की तरह, यानी अल्फा सब यूनिट एक ऐसा अपने आप में इंडिविजुअल प्रोटीन या एंजाइम हम कह सकते हैं, जो ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर भी है, जो जीटीपीएज भी है। अब ये जीटीपी हाइड्रोलिसिस भी कराएगी, क्योंकि परमानेंट ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपकी बॉडी के सारे जीपीसीआर जीटीपी से बाइंडेड रहे
और एक्टिव रहें। तो एक बार कोई स्मेल आ गई या कोई टेस्ट आ गया मान लीजिए, तो वो टेस्ट परमानेंट थोड़ी रहेगा, वो कुछ सेकंड्स के लिए, माइक्रो सेकंड्स के लिए, बहुत कम टाइम के लिए एक्टिवेट होता है बस, यानी तुरंत वापस इसको इनएक्टिव होना भी जरूरी है। तो वापस इनएक्टिवेशन के लिए समझिए कि इनएक्टिवेशन कैसे होगा। इनएक्टिवेशन है सेकंड एक्टिविटी और वो है जीटीपीएज एक्टिविटी, और करेगा अल्फा सब यूनिट। वो क्या करेगा, थोड़ी देर के बाद इस जीटीपी को क्लीव करा देगा, जो अल्फा से बाइंडेड जीटीपी था उसको उसने क्लीव करा दिया, जीडीपी में बदल दिया। तो अल्फा जो कि बहुत इतरा रहा था और अपने इफेक्टर प्रोटीन्स को एक्टिवेट करके पाथवे को ट्रिगर कर रहा था, लेकिन विद इन शॉर्ट टाइम, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ये काम हो रहा था, क्योंकि परमानेंट नहीं हो सकते सारे काम। तो जीटीपी हाइड्रोलाइज होते ही अगेन अल्फा जीडीपी से बाइंड हो गया। अगेन अल्फा अब जीडीपी नहीं, जीटीपी से बाइंड हो गया, क्योंकि इसका जीटीपी तोड़ दिया गया। तो ऐसा होते ही इसको याद आती है अपने पुराने दोस्तों की, पुराने दोस्त जो खुद अभी इफेक्टर प्रोटीन्स के साथ जुड़े हुए थे, उनको भी अपने दोस्त की याद आती है, और ये तुरंत जाकर फिर मतलब जो बाइंड कर जाते हैं। तो दोबारा से यही कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, अल्फा, जीडीपी, गामा एंड बीटा। ठीक है, तो ये दोबारा से यही कॉम्प्लेक्स बन गया इनएक्टिव, और काम किसने किया, जीटीपीएज ने, लेकिन अल्फा सब यूनिट नहीं। तो अल्फा सब यूनिट ही ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर की तरह काम करेगी, तो एक्टिव करेगी जी प्रोटीन्स को, और जीटीपीएज की तरह काम करेगी तो अल्फा सब यूनिट का जीटीपी हाइड्रोलाइज कराकर उसको इनएक्टिव करेगी। तो ये कंसेप्ट है जीटीपीएज का, हाइड्रोलाइज करवाने का वाला कंसेप्ट। तो ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर की तरह भी काम करती है, जीटीपीएज की तरह भी काम करती है, और वापस से इनएक्टिव करती है, क्योंकि जीडीपी जैसे ही बाइंड होगा तो ये आपस में बाइंड कर जाएंगे। यही लेंथ भी डिटरमाइन करेगी, जो अल्फा सब यूनिट है यही लेंथ ऑफ पाथवे डिटरमाइन करेगी, कितनी देर तक आपको स्मेल आती है, कितनी देर तक टेस्ट आता है, या कितनी देर तक कोई भी डिजीज कॉज हो सकती है। जो भी पाथवे जीपीसीआर के थ्रू होते हैं आगे आने वाले टाइम में जो हम पढ़ेंगे, तो उन सब का जो लेंथ ऑफ पाथवे है वो अल्फा सब यूनिट ही डिटरमाइन करेगी। क्योंकि अल्फा सब यूनिट जितनी देर तक जीटीपी का हाइड्रोलिसिस नहीं करेगी उतनी देर तक जीपीसीआर एक्टिव रहेंगे, या उतनी देर तक जी प्रोटीन एक्टिव रहेगा, और उतनी देर तक वो पाथवे होता रहेगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द पाथवे इज डिटरमाइंड बाय द जीटीपीएज एक्टिविटी ऑफ द अल्फा सब यूनिट। कितनी देर में ये जीटीपी को हाइड्रोलाइज करा देगा वापस। तो एक चीज, एक शब्द में लिख रहा हूं, ऑटो इन एक्टिवेशन। ऑटो इन एक्टिवेशन, पहले अल्फा ने जीईएफ एक्टिविटी परफॉर्म करके खुद को एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन अब जीटीपीएज एक्टिविटी परफॉर्म करके वो खुद को इनएक्टिवेट भी करेगी। ये ऑटो इनएक्टिवेशन कहलाता है, और अल्फा सब यूनिट ही करती है। अगेन कोई कंफ्यूजन है तो आप प्रीवियस करके देख सकते हैं। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ द GEF, guanine exchange factor activity, as well as the GTPase activity by the alpha subunit, and rather we can say by the G protein itself, क्योंकि अल्फा जी प्रोटीन का ही तो पार्ट है। तो जी प्रोटीन खुद को एक्टिवेट भी खुद करता है और खुद को इनएक्टिवेट भी खुद करता है अपनी अल्फा सब यूनिट की वजह से। वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया कि जी प्रोटीन खुद को खुद ही एक्टिवेट कर सकते हैं और खुद ही इनएक्टिवेट कर सकते हैं, एक्टिवेट एज वेल एज द इनएक्टिवेशन। बट कुछ प्रोटीन्स हैं जो इनको इनएक्टिवेशन में मदद भी कर सकती है, यानी इनके ट्रिगर करते हैं इनएक्टिवेशन को। तो मैं एक प्रोटीन बताता हूं, आरजीएस। आरजीएस जो होते हैं वो होते हैं रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग। ये क्या करते हैं, देखिए ये क्या करते हैं, जीटीपी हाइड्रोलिसिस को बढ़ाते हैं, जीटीपी हाइड्रोलिसिस को प्रमोट करते हैं। वैसे तो जीटीपी हाइड्रोलिसिस खुद ही कर लेता जी प्रोटीन, और ऐसा करते ही इनएक्टिव भी हो जाता, ऐसा करते ही इनएक्टिव हो जाता, आप जानते हैं, क्योंकि वापस जीडीपी से बाइंड हो जाता। लेकिन एक प्रोटीन मदद करके दे रहा है उसको एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। तो अगर आरजीएस प्रेजेंट है तो और तेजी से जीटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, और उतनी तेजी से वो इनएक्टिव भी होंगे। तो एक क्लास होती है जीटीपीएज एक्टिवेटिंग प्रोटीन्स, अल्फा सब यूनिट, पूरा अगर मैं नाम लिखूं, अल्फा सब यूनिट जीटीपीएज या अल्फा सब यूनिट स्पेसिफिक जीटीपीएज एक्टिवेटिंग प्रोटीन्स। एक्टिवेटिंग नाम सुनकर ये ना सोचें जी प्रोटीन एक्टिवेट हो रहा है, नो, गैप्स। जीटीपीएज एक्टिविटी को एक्टिवेट करने वाले। अब जीटीपीएज एक्टिविटी का मतलब जीटीपी को तोड़ना, जीटीपी को तोड़ना जीटीपीएज एक्टिविटी है। तो इस जीटीपीएज एक्टिविटी को जो प्रमोट करते हैं, जो एक्टिवेट करते हैं, उन सारे प्रोटीन्स को हम गैप्स कहते हैं। तो गैप का एक एग्जांपल है आरजीएस। गैप यानी कि जीटीपीएज एक्टिवेटिंग प्रोटीन का एक एग्जांपल है आरजीएस। तो आरजीएस भी क्या है, एक जीटीपीएज है जो जीटीपी का हाइड्रोलिसिस कराएगा और इनएक्टिव करेगा जी प्रोटीन को। तो गैप इज अ क्लास ऑफ प्रोटीन व्हिच इनएक्टिवेट द जी प्रोटीन्स बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ जीटीपी और बाय जीटीपीएज एक्टिविटी।
तो इस गैप्स प्रोटीन्स का एक एग्जाम्पल है RGS। यहां हम ये कंसेप्ट भी देखेंगे कि जो GEF एक्टिविटी है ना, GEF, वो तो एक हेटेरोट्राइमेरिक एक्टिविटी है, वो ट्राइमेरिक जी प्रोटीन से लिंक कर रहे हैं। देखिए ट्राइमेरिक जी प्रोटीन से ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर जब यहां आएगा ना, जो जीडीपी को जीटीपी में बदलना चाहता है, तो इस वक्त वो ट्राइमेरिक जी प्रोटीन से लिंक कर रहा है, क्योंकि तीनों जो मोनोमर यूनिट है वो अटैच है। तो ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर हालांकि काम खुद अल्फा ही कर रहा है, नो डाउट, लेकिन ग्वानिन एक्सचेंज एक्टिविटी ट्राइमेरिक जी प्रोटीन पर होती है, जबकि जीटीपीएज एक्टिविटी मोनोमेरिक पर होती है। क्योंकि बीटा और गामा को थोड़ी ना जीटीपीएज किया जा रहा है, क्योंकि अल्फा सब यूनिट से ही तो जीटीपी बाइंडेड है, तो मोनोमेरिक एक ही यूनिट से बाइंड करता है जीटीपीएज एक्टिविटी। तो जीटीपीएज एक्टिविटी मोनोमेरिक जी प्रोटीन पर काम करती है, और ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर एक्टिविटी जो करते दोनों अल्फा ही हैं, वो काम करती है ट्राइमेरिक जी प्रोटीन पर। सो बेसिकली अल्फा सब यूनिट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन, हमने देखा कैसे वो रेगुलेट कर रही है एक्टिवेशन को भी और इनएक्टिवेशन को भी। तो अल्फा सब यूनिट जो है ये डिफाइनिंग यूनिट है, जी प्रोटीन की एक्टिविटीज को डिफाइन करती है, उन्होंने जो जो पाथवे करने हैं, क्या क्या उन्होंने सेकेंडरी मैसेंजर्स को एक्टिवेट करना है। तो अल्फा सब यूनिट के बेसिस पर टोटल 20 टाइप के जी प्रोटीन पाए जाते हैं, या जी अल्फा सब यूनिट्स पाए जाते हैं, जिन्हें 4 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, वो 4 क्लासेस क्या होते हैं? जी एस या जी अल्फा एस, इसको जी अल्फा क्लास है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी अल्फा एस, ये इसका एक मेंबर हो गया। ठीक है, तो अल्फा सब यूनिट की बात हो रही है, केवल बीटा गामा की नहीं। इन्हें हम स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन्स भी कहते हैं। ये जब हम पर्टिकुलर पाथवे पढ़ेंगे वहां पर भी आएगा, मैं यहां पर भी समराइज कर रहा हूं इस कंसेप्ट को। कुछ होते हैं GIO, इन्हें इनहिबिटरी जी प्रोटीन्स भी कहते हैं। उनकी जो अल्फा सब यूनिट है वो इनहिबिटरी एक्शन परफॉर्म करती है ज्यादातर, खासकर एडेनाइलेट साइक्लेज का, जो कि एक इफेक्टर प्रोटीन है। कुछ होते हैं GQI, नॉट GQI सॉरी, ZQ, या इन्हें G11 अल्फा भी कहते हैं। इसको दोबारा लिख देता हूं, GQ11, तो ये टाइप है जी अल्फा 11 टाइप। ठीक है, और इसके अलावा 4th टाइप होते हैं जी अल्फा 12 या जी अल्फा 13, तो G12 13 करके इसको लिखा जाता है। देखिए ये सारे जो है ये क्लास है, जी अल्फा क्लास। GQ का अलग काम है, ठीक है, G12 13 का अलग काम है, इनके भी अपने अपने प्रोटीन है। जैसे GQ जो होता है ये फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करता है। ठीक है, ये इनके इफेक्टर प्रोटीन से, उस पर भी हम बात करते हैं। तो इनका काम कोई स्टिमुलेटरी इनहिबिशन नहीं है, पर्टिकुलर एक्टिवेट करते हैं टारगेट इफेक्टर कोई कॉमन एक्शन नहीं है कि ये इनहिबिटरी है या ये एक्टिवेटर है। खुद GI में भी अलग अलग तरह के मेंबर होते हैं। जो GI अल्फा है वो तो इनहिबिटरी ही है। GI क्लास में कुछ एक्टिवेटर भी होते हैं, जैसे GT, मैं एक और आपको बताऊं, GT तो 4 हम लिख सकते हैं मेनली, GS अल्फा, GI अल्फा, अल्फा आप चाहे लगा सकते हो इनके पीछे, GS GI। GQ में GI में एक और हम लिख लेते हैं GT अल्फा, ठीक है, और G12 13 जैसे है, तो ये तो हमने अलग से लिखा ही है। तो यहाँ 12 13 Q11 I0 GS, इन सब का मतलब है अल्फा सब यूनिट की बात हो रही है केवल, क्योंकि मैंने ऊपर भी लिखा अल्फा सब यूनिट जो है वो डिफाइनिंग यूनिट है। तो अलग अलग तरह के अल्फा सब यूनिट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के जी प्रोटीन हो सकते हैं। अब एक चीज तो आप समझ लिए, जब एक्टिवेट होगा जी प्रोटीन तो वो इफेक्टर प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है, और वो इफेक्टर प्रोटीन सेकेंडरी मैसेंजर्स को एक्टिवेट करते हैं, और सेकेंडरी मैसेंजर्स वर्क यानी काम करते हैं, सिग्नलिंग पाथवे का काम करते हैं। तो देखो GS GI GQ G12 13, जब हम GPCR की सिग्नलिंग पढ़ेंगे यानी पाथवे जब हम पढ़ेंगे, तो उन सब में भी ये बार बार आएगा। जैसे कि स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन जो है GS, ये पर्टिकुलरली एक सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक AMP को एक्टिवेट करता है। ये पर्टिकुलरली एक इफेक्टर प्रोटीन एडेनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। तो जैसा कि मैंने बताया ना, अभी हमने केवल समझा है कि GS अल्फा का मतलब क्या है, तो इनको हम पर्टिकुलरली तो डिस्कस करेंगे जब हम पाथवेज को पढ़ेंगे। मैं ब्रीफ में आपको बता दूं कि जो GS स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन, ये एक्टिवेट करता है एक इफेक्टर प्रोटीन, मैं इफेक्टर प्रोटीन यहां पर लिखूंगा एडेनाइलेट साइक्लेज। ये सब रिपीट होगा जब पर्टिकुलर पाथवे हम पढ़ेंगे, एडेनाइलेट साइक्लेज को।
फिर वो अपने सेकेंडरी मैसेंजर जैसे साइक्लिक एएमपी उनको एक्टिवेट करेगा। ठीक है, जो इनहिबिटरी होते हैं जीआई वाले, ये इनहिबिट करते हैं एडेनाइलेट साइक्लेज को, एडेनाइलेट साइक्लेज, इनको ये इनहिबिट करते हैं। एक इनहिबिट में ही ना एक और होता है, ये तो जी आई अल्फा हो गया, इस क्लास में ही ये पर्टिकुलर मेंबर है, ये क्लास थी, इसी में एक होता है जी टी अल्फा, जी ट्रांसड्यूसिन अल्फा, तो ये एक्टिवेट करता है एक एंजाइम फॉस्फोडाइएस्टरेज को, सीजीएमपी फॉस्फोडाइएस्टरेज, ये इसका इफेक्टर प्रोटीन है। तो ये अलग अलग इफेक्टर प्रोटीन है जो टारगेट पाथवेज में आपको याद होंगे अपने आप। जीक्यू अल्फा की बात करूं तो ये एक्टिवेट करता है फॉस्फोलाइपेज सी को, फॉस्फोलाइपेज सी, जो सेल सिग्नलिंग को पहली बार पढ़ रहे हैं हो सकता है उनके लिए नाम नए हो, फॉस्फोलाइपेज सी, सीजीएमपी फॉस्फोडाइएस्टरेज, बट ये जब हम पाथवे पढ़ेंगे वहां पर आपको याद होंगे। 1213 एक्टिवेट करता है अपने प्रोटीन आरएचओ गैप को, वन इन एक्सचेंज फैक्टर को। तो अल्फा सब यूनिट एक डिफाइनिंग सब यूनिट है। अल्फा सब यूनिट अलग अलग इफेक्टर प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगी, अलग अलग तरह की अल्फा सब यूनिट होंगी, 20 तरह की, 4 क्लास, क्लास 4 20 मेंबर। जैसा कि फॉर एग्जांपल GI0 एक क्लास है जिसके 2 मेंबर मैंने आपको बता दिए, एक तो GI अल्फा और एक GT अल्फा। आई अल्फा इनहिबिट करता है एडेनाइलेट साइक्लेज को, देख सकते हो, और GT अल्फा एक्टिवेट करता है फॉस्फोडाइएस्टरेज को। तो ये क्लास थी, ये 2 मेंबर थे। तो 4 क्लासेस में 1 2 3 4 20 मेंबर होते हैं, जिनमें से जो पाथवेज में आएंगे उनको मोस्टली हम पढ़ ही लेंगे, जैसे कि स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन तो नेक्स्ट पाथवे में आएगा, यानी अपकमिंग वीडियो में अब मैं जीपीसीआर के पाथवे डिस्कस करूंगा, जिसमें सबसे पहला पाथवे हम कैंप पाथवे पढ़ेंगे, साइक्लिक एएमपी पाथवे। कि साइक्लिक एएमपी देखो किसने एक्टिवेट किया साइक्लिक एएमपी को, इफेक्टर प्रोटीन एडेनाइलेट साइक्लेज ने। तो साइक्लिक एएमपी आगे आगे क्या कर सकता है, क्या डिजीज कॉज कर सकता है, क्या डिजीज रेगुलेशन कर सकता है, ये सब हम आने वाले पाथवेज में पढ़ेंगे। सो इट वाज अबाउट द जीपीसीआरस, यानी कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स एज वेल एज द जी प्रोटीन्स। अल्फा सब यूनिट जो डिफाइनिंग यूनिट है उसका भी मैंने आपको बता दिया कि अल्फा सब यूनिट स्टिमुलेटरी हो सकती है, अल्फा सब यूनिट इनहिबिटरी हो सकती है, या अलग अलग तरह की हो सकती है, जिसके अकॉर्डिंग जी प्रोटीन का नेचर डिफाइन होता है। So that is all about the GPCR as well as the G protein. I hope you will understand the video. If you really like the video, kindly share and subscribe the YouTube channel Botany for All. So thank you very much. Have a nice day.